साथियों नमस्कार। हम लोग बात कर रहे हैं यूपीपीसी मेंस 2023 के लिए, जो आपका एग्ज़ाम होगा 27 सितंबर 2023 वेडनेसडे को 9:30 से 12:30। ये फर्स्ट सिटिंग का एग्जामिनेशन है। फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है आपका 27 सितंबर 2023 को, ठीक है ना। इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि 2022 में कैसा क्वेश्चन आया था, और उस क्वेश्चन के आधार पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आगे क्वेश्चंस कैसा होना चाहिए, ठीक है। हम लोग आते हैं सीधे काम की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एक्चुअली क्वेश्चन है मॉडर्न आर्ट पे, लिखना यहाँ पे भूल गया है। ये किस पे है? मॉडर्न आर्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर मान लो मॉडर्न आर्ट पढ़ाया, हो सकता है इस बार 2023 में क्वेश्चन आ जाए गुप्ता आर्ट, ठीक है ना। गुप्ता के टाइम पे आ जाए, गुप्ता आर्ट एंड आर्ट पे आ जाए। हो सकता है हड़प्पन से आ जाए, ठीक है ना, हड़प्पन पे आ जाए। हो सकता है महाजन पद के टाइम का आ जाए। हो सकता है गांधार कला पे, गांधार आर्ट पे, और आपका मथुरा आर्ट पे, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें नॉर्मली फोकस इस बात पे रखना है कि क्वेश्चन हमें किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। तो हम लोग देख लेंगे इंट्रो को, जितना कम से कम वर्ड में आप इंट्रो डालें, ठीक है। उसके बाद हम लोग डालेंगे चार्ट एंड फ्लो का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। मॉडर्न आर्ट में क्या था, कोर्ट आर्ट, पॉपुलर आर्ट, क्या क्या प्लेस थे, जो हमें फैक्ट याद है उसको हम इसमें डालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सैलेंट फीचर्स हैं, टाइप क्वेश्चन हमें पूछा था सैलेंट फीचर्स ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर के सैलेंट फीचर्स पे हम लोग फोकस कर देंगे, ठीक है ना। और इस तरह से आगे बढ़ेंगे और फाइनली कंक्लूड कर देंगे हम, ठीक है ना। कंक्लूजन भी हमारा छोटा होना चाहिए, क्योंकि 125 वर्ड का है। 125 वर्ड में आप कितना लिख सकते हैं, समझ रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है, थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ द रेनेसांस एंड द उत्तर प्रदेश इन 19th सेंचुरी। अब ये क्वेश्चंस आपका पहुंच गया है पेपर 5th में, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आएंगे किस में? पेपर 5th में आएंगे, क्योंकि नया सिलेबस चेंज हुआ है। उस सिलेबस में यूपी वाला जो पोर्शन है ना, उसको हटा के पेपर 4th में कर दिया है, ठीक है। तो पेपर 5th में इसको हम लोग देख लेंगे। चलिए, क्लियर है। पेपर 5th में हम लोग देखेंगे इसको, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो पूछा था द इम्पैक्ट ऑफ, अब ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, यदि मान लीजिए द इम्पैक्ट ऑन द रेनेसांस कैन बी टेकन इनटू द अकाउंट इन द फॉलोइंग वेज। अब यही चीज़ हमारे यूपी ना पूछ के स्टेट पूरी इंडिया भी पूछ दे, तो भी हमको इस बात का ध्यान देना है कि हम फॉर्मेटिंग इसका बुलेट फॉर्म में करेंगे, ठीक है ना। 19th सेंचुरी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में क्या था, कैसे है उस चीज़ को, ठीक है ना। और यूपी का तो वैसे भी हमें करना ही है, ठीक है। जैसे कि आप अलीगढ़ मूवमेंट का आपने कर दिया, सर सैयद अहमद खां, ठीक है ना, 1860 में जो उन्होंने मूवमेंट करा था। उसके बाद आपका देवबंद मूवमेंट का, ऐसे अब इंडिया लेवल का भी करते हैं तो भी इसका जिक्र करना है, क्लियर। और वैसे भी यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी में थोड़ा सा फोकस करना होगा हमें, क्लियर है। ये दोनों हमारा हो गया। इसके लिए मुस्लिम वाले के लिए मदन मोहन मालवीय का ले लेते हैं, ये हिंदू वाले कल्चर का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाला हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसी तरह भारत हिंदू को ले लें, ठीक है। उसके बाद यही भारत हिंदू ने क्या किया था, भारत दुर्दशा लिखा था, ठीक है ना। और अंधेर नगरी की बात कर दी अपने, ठीक है, हिंदी थिएटर में। और इस तरह से हम लोग यूपी को नहीं पूछ रहा है तब भी थोड़ा सा यूपी हम डालते हैं, हालांकि क्वेश्चन तो पूरा का पूरा यूपी फोकस्ड ही था, ठीक है ना। और लास्ट में फिर हम लोग कंक्लूड करके छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, illustrate the contribution of the nationalist leader बाल गंगाधर तिलक in the struggle for the freedom of press। आप गौर से देखें तो ये टॉपिक आपका, ये टॉपिक नंबर 2nd 3rd, ठीक है ना। जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस पेपर 1st का आप सिलेबस देखिए, उस सिलेबस का टॉपिक नंबर, ठीक है, 2nd और 3rd, उससे ये जो 3rd वाला टॉपिक है उसमें कहता है, क्या बोलता है, द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और उसमें पूछता है कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये कंट्रीब्यूटर्स हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक।
अब मान लो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इलस्ट्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक इन द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। इस बार बाल गंगाधर तिलक को पूछ दिया, अगली बार हो सकता है सेम क्वेश्चन, इलस्ट्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर सुभाष चंद्र बोस पूछते इन द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया कर दें। क्लियर है? तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, हम नॉर्मली इस बात पे फोकस रखना है। रिपीट हो गया अच्छी बात है, नहीं रिपीट हुआ तो भी टेंशन वाली बात नहीं, हमें इस बात का ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे हमें फॉर्मुलेट, आंसर कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, तो बाल गंगाधर जिसके बारे में जो भी कंट्रीब्यूटर्स के बारे में थोड़ा सा हम उनका इंट्रो दे देंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा हम उनका इंट्रो दे देंगे, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, और उस कंट्रीब्यूशन वाले पॉइंट को रोल ऑफ प्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल क्या क्या उन्होंने किया था 1888 में, उन्होंने 2 पेपर का, ठीक है ना, जो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट को इन्हें प्रमोट कर रहा था, उन सारी चीज़ को ही दे रहा था। 1897 में केसरी में उन्होंने लिखा, काफ़ी उनका फेमस है। क्लियर है? और पूर्ण सार्वजनिक सभा की यंग लीडर हुए ये। इसी तरह से उन्होंने क्या किया है, फेमिन स्ट्राइक जो भुखमरी वगैरह थी उसके लिए उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट नेशनल लीडर बने थे उन्होंने, और एंटी ब्रिटिश कॉन्टेंट यूजिंग द सिंपल बट डायरेक्ट लैंग्वेज। ठीक है ना, आप जब भी किसी भी लीडर को देखेंगे तो वो डायरेक्ट लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्होंने गणपति फेस्टिवल पे ज़्यादा फोकस करा था, गणपति फेस्टिवल को, शिवाजी फेस्टिवल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यंग पब्लिक वहाँ पे इकट्ठा हो और इस चीज़ को समझाने में कामयाब रहेंगे। ठीक है, और फाइनली कंक्लूड, कभी कभी आप छोटे छोटे 2 टुकड़ों में भी कंक्लूजन वाले पार्ट पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारा कंक्लूजन पार्ट है। ठीक है, कंक्लूजन वाला पार्ट कोशिश करें कि 10% आपका जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान लीजिए 125 वर्ड का है तो मुश्किल से 12-15 वर्ड में इसको कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है ना, गांधी कॉल्ड हिम द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, लास्ट में लिखा ना, गांधी कॉल्ड हिम द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड हिज कंट्रीब्यूट। अब ये चीज़ काफ़ी हाईलाइट कर देनी चाहिए। ठीक है ना, जब हम लिखेंगे तो उसको लगेगा ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है इसका। क्यों बढ़ जाती है? द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा? गांधी जी ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया एंड गिव सजेशन टू कॉम्बैट इट्स पावर। अब देखिए ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछा है, ये क्वेश्चंस आपका आया है कहाँ से, इंडियन सोसाइटी से। ये क्वेश्चन आपका पूछा है इंडियन सोसाइटी से, इंडियन सोसाइटी में टॉपिक नंबर, इंडियन सोसाइटी का टॉपिक नंबर आप देखेंगे, टॉपिक नंबर 7 में क्या दिया है, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज। टॉपिक नंबर 7 में दिया हुआ है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज। उसी से क्वेश्चन है डिस्कस द कॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्लियर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसके कॉज को डिस्कस कीजिए। हम लोग कीवर्ड को हाईलाइट कर लेते हैं, इसी कीवर्ड से आगे हमें क्वेश्चन बनाने में सहूलियत मिलेगी और सजेशन देना है इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग, इस पे हम क्या हमारा रेमेडी हो सकता है इस सजेशन के लिए। तो वही सिंपल बात, हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को समझा देंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द सडन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ द। क्लियर है, और सीधे हम लोग आगे कहाँ पे, फ्लो चार्ट पे। ठीक है ना, हमने चार्ट बना के इसको दिखा दिया, कॉज ऑफ द क्या क्या कॉज हैं, पॉवर्टी, लिटरेसी, सोशल प्रेशर, अर्ली मैरिज, लो डेथ रेट, रिलीजियस एंड सोशल रीजन, डिफरेंट वार्स, बैकवर्डनेस। ठीक है ना, इसमें आप एजुकेशन को भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, बैकवर्डनेस को डाल सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ को डाल सकते हैं। ठीक है ना, इन सारे कारण से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। क्लियर, अब पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो हाई इलिटरेसी है ना, डाला ना इसने, हाई लिटरेसी रेट, बिलीव इन सोशल कस्टम्स, चाइल्ड मैरिज, प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड, इन सब कारण से क्या हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब पॉपुलेशन इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, अब कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, सजेशन की बात करा, ठीक है, और अगला ग्राफ हमने बना दिया किसका, सजेशन के लिए, सजेशन टू कॉम्बैट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मेक ओनर चाइल्ड लेजिस्लेशन, फैमिली फंड के लिए हम लोग देखेंगे, रिस्ट्रिक्ट चाइल्ड मैरिज पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, ठीक है ना, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डोम वगैरह का यूज़ करते हैं ना, वो चीज़ में आ जाएगा, फ्री एंड अवेलेबल एवरीवेयर इन द रिमोट एरियाज में मिलना चाहिए, इम्प्रूव हेल्थ केयर
टू रिड्यूस इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट को भी लिंक करते हैं। हाँ, इस टॉपिक को हम जितना लिंकेज कर सकें एक दूसरे से, ठीक है ना, उससे हमें ज़्यादा सहूलियत होगी। और इस तरह से फाइनली हम क्या करेंगे, कंक्लूड कर लेंगे एक्सप्लेशन कैन बी चेक्ड। और इस चीज़ को और हम डाल सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको हम चाहें तो ये हमारे लिए क्या बोलते हैं इसको, डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हमारे काम करते हैं, ठीक है ना। इसका हम कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा सकते हैं, जैसे बिग मार्केट के रूप में हमारे लिए काम कर देगा। ये क्या हो जाएगा, बिग मार्केट, ठीक है ना, बहुत बड़ा बाज़ार है, ठीक है ना। और हम इस तरह से पूरे वर्ल्ड को अपने इधर खींच सकते हैं, अपने इधर बुला सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। इवेलुएट द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट इन सोशल एम्पावरमेंट। आप याद कीजिए सिलेबस में आप पढ़े होंगे टॉपिक इंडिया सोसाइटी का टॉपिक लास्ट, मतलब टॉपिक 9 में दिया है, वर्ड दिया हुआ है, डायरेक्ट वर्ड क्या है, एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात किया है, सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, और इंटरनेट, ये किस तरह से सोशल एम्पावरमेंट किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। इंडिया हैज़ बिकम डोमिनेंट प्लेयर इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज यूनिक विद रिगार्ड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, एंड you have to also mention with what is the role of the young persons, what is the role of the children, what is the role of the old age person, these all ओल्ड एज पर्सन को हम देखेंगे। ये सारा का सारा चीज़ जो क्या है, किसके लिए, सोशल एम्पावरमेंट के लिए। आप LGBT कम्युनिटी को भी आप शामिल कर दीजिए, समझ रहे हैं। इन सारी चीज़ को हम ध्यान रखना है। रोल ऑफ, और सबको जोड़ दीजिए किस, ICT से, ठीक है। जितना डायमेंशन हो सकता है डायमेंशन को उस ICT से जोड़ते जाइए, ठीक है। ICT इनेबल डिसएडवांटेज इंडिविजुअल एंड वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल एंड ग्लोबल पॉलिसी डिसीजन। हम लोग कैसे फाइनेंशियली मजबूत हुए हैं, सोशली, पॉलिटिकली, उन सारे डायमेंशन से खोल जाना है। ICT वुमेन आर गेटिंग द सिक्योरिटी, ये अब ये सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी अलग अलग हो सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बोलते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जोड़ दीजिए, सोशल सिक्योरिटी से जोड़ दीजिए इस चीज़ को, ठीक है ना। अवेयरनेस, नॉलेज, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्फिडेंस, पॉपुलैरिटी, एग्जाम्पल के लिए संचार शक्ति प्रोजेक्ट। हाँ, आपका गवर्नमेंट का जितना इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट का जितना भी इनिशिएटिव है, जितने स्कीम हैं, उन सारी चीज़ को हम यहाँ पे लिंकअप कर सकते हैं, ठीक है। आप यूपी वाला भी लिंकअप कर दीजिए, ठीक है ना। और सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG का, ठीक है ना, फ्रेशर ग्रुप का, वुमेंस ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है ना। उन सारी चीज़ को सिर्फ डायमेंशन खोल दिया जाना है। इसलिए इंटरनेट इंस्ट्रूमेंट एनकरेजिंग वुमेन टू बी द मोर पॉलिटिक्स में किस तरह से उनका योगदान बढ़ा है, समझ रहे हैं। ट्रेडिशनल मीडिया से किस तरह से हम लोग सोशल मीडिया की ओर, यहाँ पे सोशल मीडिया का भी थोड़ा सा हमें जिक्र करना है। सोशल मीडिया का हम जैसे जिक्र करेंगे, सोशल मीडिया का जिक्र करेंगे, क्या आएगा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते रहते हैं। उन सब से भी क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ, सोशल इम्प्रूवमेंट हुआ है। कोई चीज़ होता है तो वीडियो वायरल होकर चलता है। अभी हाल में आप मणिपुर वाला केस देख सकते हैं, मणिपुर वाले में, ठीक है ना, मणिपुर केस में किस तरह से जो शर्मनाक घटनाएं घटी थी, ठीक है ना, लेडीज़ को उसने का पूरा नंगा करके घुमाया था, ठीक है। इस तरह चीज़ को, इस तरह की जब भी वायरल वीडियो होती है, उससे सरकार पे दबाव पड़ता है, सरकार उस पर एक्शन लेती है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोग ICT के पॉजिटिवनेस को दिखा, थोड़ा सा इसमें हम इसकी नेगेटिविटी को भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके नेगेटिविटी को भी दिखा सकते हैं, क्लियर है। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत हद तक कहीं बढ़ भी गया है, सोशल नॉर्म्स में देखें, ठीक है। और बहुत कम लोगों के लिए पास ये अवेलेबल है। और 2-4 चीज़ और, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होती है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी हम लोग ICT का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। किसी के घर में कहीं कुछ हो रहा है तो आप जाकर थोड़ा सा बिल बदला दीजिए, या फिर ऐसा कोई वीडियो है, उस वीडियो आप उसका एक प्रेशर पड़ता है, कि इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग बात कर रहे हैं। हेंस देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ लीगल रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो IT एक्ट है, IT एक्ट 2000 का ही, क्लियर है। तो IT एक्ट में थोड़ा बहुत जो समय के हिसाब से ज़रूरत है, उसको हम लोग थोड़ा वो करेंगे, अमेंडमेंट की ज़रूरत है, उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ हमें कंक्लूड करना है, क्लियर है। कंक्लूजन देयरफॉर
there is an urgent need of the legal reform response and ground level implementation along with the improving education services और डिजिटलाइजेशन हमारा पूरा फैसिलिटीज़ का हो गया है, इंक्रीजिंग फंक्शनल लिटरेसी टू मेक एम्पावर इन द रियल सेंस में किस तरह से उसको हम लोग एम्पावरमेंट कर सकते हैं, इस चीज़ पर हमारा मेनली फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ICT के रोल को फाइनली कंक्लूड कर लेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन पॉवर्टी इज ट्रांसमिटेड ओवर जनरेशन इट बिकम्स अ कल्चर। ध्यान दीजिए, टॉपिक पॉवर्टी कहाँ दिया हुआ है, डायरेक्ट आपके सिलेबस में। सोशल इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी का जब हम सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस का टॉपिक नंबर 7 में, टॉपिक नंबर 7 में दिया हुआ है, क्या दिया है, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज स्पष्ट दिया हुआ है। तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन पॉवर्टी इज ट्रांसमिटेड ओवर जनरेशंस इट बिकम्स ए कल्चर, और वो कल्चर बन जाता है। ये मोस्ट किन का गाना हो, ये हमारे कोई इकोनॉमिस्ट बोले थे इस चीज़ को, ठीक है ना। आपके अमर सेन भी इस चीज़ को पे काफ़ी ज़्यादा जोड़ देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ठीक है ना। द कल्चर ऑफ पॉवर्टी इज पॉपुलराइज्ड बाय द, ये लेविस करके हैं, इनका ये स्टेटमेंट था। इट इज सेड द पॉवर्टी इज रिजल्ट ऑफ द पीपल्स वैल्यूज और कल्चर नॉर्म्स। धीरे धीरे रहते रहते आदत हो जाती है उनको गरीबी में ही रहने की, ठीक है ना। और काहे दिक्कत क्या होती है कि उनके पास लाइफ चॉइसेज और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम होती है, ये सब सारी दिक्कतें होती है पूरी फैमिली के पास। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख के इसको हम लोग पुष्ट कर सकते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल डाला है इसने, फॉर दो चिल्ड्रेन हु ग्रू अप इन ए पुअर कंडीशन लाइक ए स्लम और एनी पैथेटिक एटमोसफियर दे विल बी इंटरनलाइज द फीलिंग्स ऑफ द होपलेसनेस। और उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, उन्हें शुरू से संस्कार टाइप से मिल जा रहा होता है, ठीक है। द कल्चर ऑफ पॉवर्टी इज सीन इन द साइकिल ऑफ द सेम कल्चर। उससे जैसे मान लो बाप गरीब है, बेटा गरीब है, उसका पोता गरीब, कंटिन्यू ये गरीबी वाला रैक पिकर्स वाले, ठीक है ना, जो पूरे कचरे बिन रहे होते हैं, उनकी हालत देखें आप, ठीक है ना। तो उनका पूरा का पूरा लाइफ उसी में, तो उनको लगता है कि कल्चर टाइप से हो गया। द लिटिल ड्रीम वाज विथड्रॉन द कल्चर बैरियर, उनको आगे बढ़ना ये कल्चर बैरियर दिखता है। लो इनकम स्टूडेंट्स, लो इनकम फैमिली वालों को देखें, उनका सोसाइटी जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चों की हिस्से देख रहे हैं ना, वो चीज़ को देखें। फाइनली इस चीज़ को हम कंक्लूड करते हैं, देयरफॉर पॉवर्टी which is transmitted over generation becomes culture due to the kind of the psychological phenomenon that accompanies living in the rare circumstances। इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ आगे आना होगा, थोड़ा पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना होगा। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने से क्या होगा कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का रियल में लोग फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है ना। और पॉवर्टी से जुड़े हुए जितने भी आपके पास गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है, उन सारे स्कीम को डाल दीजिए। इस पॉवर्टी के रिव्यू में आप मनरेगा वगैरह को डाल सकते हैं, ठीक है। और सरकार जो भी सपोर्ट कर रही है इस टाइप का एक लिस्ट बना रखें, उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा से पुट करते हैं। इससे नंबर आपका 1-2 नंबर बढ़ता है, तो यदि एक नंबर में बढ़ता है तो 20 मार्क्स से 20 मार्क्स के आसपास, मतलब यदि 10 नंबर का फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा फर्क होता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द हेरिटेज आर्क, अंडरलाइन इट्स इम्पोर्टेंस इन पब्लिक उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ द टूरिज्म पोटेंशियल। हालांकि अब ये सिलेबस चला गया है किस में, पेपर 6 में, ठीक है, पेपर 6 में चला गया है, GS पेपर 6 में ये सिलेबस चला गया है, यूपी वाला स्पेशल, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे, लेकिन वहाँ पे भी क्वेश्चन से आता है, क्वेश्चन तो आएगा, एक प्रीवियस आधार पर क्वेश्चन आएगा, तो टूरिज्म की क्वेश्चन आना ही आना, ठीक है। तो टूरिज्म वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। हालांकि इसको यूज़ करना है पेपर 6 में। तो हेरिटेज आर्क में क्या क्या है, हेरिटेज आर्क को हम ध्यान दें, हेरिटेज आर्क में क्या दिया है, तो ये थोड़ा सा फिगर है, ये फिगर समझाने के लिए, ठीक है। आर्क में क्या है, आगरा, लखनऊ और वाराणसी, इन तीनों को जो लिंकअप किया गया है, ठीक है। ऑफकोर्स देखिए आर्क जैसा लग रहा है, इसलिए इसको हेरिटेज आर्क बोलते हैं। क्या बोले हैं, हेरिटेज आर्क बोलते हैं। आगरा, लखनऊ और वाराणसी, यदि आप मैप डालते हैं ना, थोड़ा सा व्यू बढ़ जाता है, ठीक है, दिखने में अच्छा लगेगा और आपको नंबर अच्छे बनाएंगे। ठीक, अब उसके बाद आप दिखा दीजिए उसमें, ठीक है ना, कि हेरिटेज आर्क में अब क्या क्या है, वाराणसी में क्या है, अलकनंदा, वाराणसी में क्रूजिंदा, 80 घाट में क्या है, अलकनंदा क्रूजिंग, ठीक है। और टूरिज्म पोटेंशियल क्या क्या है, और मतलब मैक्सिमम लोगों को कैसे आकर्षित कर सकते हैं,
रिवर गोमती को लखनऊ में क्या कर सकते हैं, लखनऊ में और भी हाथी पार्क वगैरह बना हुआ है, उसका क्या है। आगरा की बात कीजिए, ताजमहल की बात कीजिए, ठीक है ना, रेड फोर्ट की बात कीजिए, ठीक है ना, आगरा में भी रेड फोर्ट है, ठीक है ना। उसके बाद छोटे बहुत सारे मुगल टाइम के बहुत सारे वहाँ पे स्मारक वहाँ पे दिए हुए हैं, उन सारी चीज़ को आप देखिए, ठीक है ना, मोनूमेंट्स को घूमिए फिरिए, तो उस सबको हम लोग मेंशन कर सकते हैं। आप चाहो तो आप इसको पॉइंट वाइज करके दिखा सकते हो। और फाइनली इसको कंक्लूड करना है कि आईसीटी का यूज़ करते हुए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम लोग सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पर्पज़ से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन, डिस्कस द मेन ऑफ सिटी ऑफ द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश अंडर दिस स्कीम। वैसे तो ये टॉपिक पहुंच जाएगा 5th-6th पेपर में, यूपी स्पेशल वाले में, बट स्मार्ट सिटी का मेंशन हमारे सिलेबस में है। कहाँ पे, आप ज्योग्राफी वाला सेक्शन देखेंगे ना, तो लास्ट में मतलब जीएस पेपर 1 का टॉपिक नंबर 15 में जाकर देखिए। आप टॉपिक नंबर 15 जाकर देखिए, एक टॉपिक दिया हुआ है वहाँ पे, अर्बनाइजेशन। क्लियर है। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, 2 शब्द दिया हुआ है, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज। क्वेश्चन वहाँ से फिर भी क्वेश्चन आ सकता है, दोबारा आ सकते हैं। डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिटीज ऑफ द ईस्टर्न यूपी, नॉट सिंपल ऐसे कर दें, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन अंडर दिस स्कीम, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो बता दीजिए, क्या है ये। मोदी जी ने शुरू किया है, 25 जून 2015 से चल रहा है। क्लियर। क्या क्या है इसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का, ठीक है ना, इन सारी चीज़ को हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना, मेनली फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को। अब देखिए स्मार्ट सिटी मिशन, और ऐसा ही चार्ट बना दीजिए, ठीक है। ये फ्लो चार्ट काफ़ी काम के, ये डायग्राम जितने बनेंगे ना काफ़ी काम के हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, सस्टेनेबल सैनिटेशन, वेस्टेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, अर्बन मोबिलिटी है, अफोर्डेबल हाउसिंग, आईटी टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, मतलब सारा हेल्थ इस। और आप कोशिश कीजिए इस सारी चीज़ को, जैसे SDG 17 गोल वहाँ से आप फिलिंग कर दीजिए, ठीक है ना, कि वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। इसने यूपी की बात करी, तो यूपी की बात करी, यूपी के 11 सिटीज़ को इसने शामिल कर लिया है, बरेली, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, सहारनपुर। तो क्वेश्चन स्पेसिफिक होकर यदि यूपी पे आते हैं तो मैं सारे नाम दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पे इसका छोटा सा डायग्राम बना दो तो अच्छी बात है। क्लियर। प्रयागराज यूनिवर्सिटी में एजुकेशनल हब, ठीक है ना। और उसी तरह से बाकी के बारे में देखेंगे। इसने क्या दिया है, बरेली की बात की है, ठीक है, रोहिलखंडा की बात की है, कानपुर की बात की है। क्लियर है। कॉमर्शियल कैपिटल बोलते हैं। लखनऊ की बात की है, Tier 2 सिटी के रूप में किस तरह से ये हो रहा है। वाराणसी की बात कीजिए, इंडस्ट्रियल टाउन भी है और अपने अपने रिलीजियस स्पेस प्लेस भी है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ को नीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका पेपर 5-6 में चला जाएगा। गिवन अकाउंट ऑन द इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑफ प्रदेश, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए कि इरीगेशन पे क्वेश्चन हर बार आते हैं और इस बार भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन आएंगे पेपर 5-6 पेपर में, किसमें आएंगे, 5th and 6th वाले में, ठीक है ना। मोस्टली 6th पेपर वाले में आएंगे, ठीक है। इरीगेशन प्रोजेक्ट वाले में क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कौन कौन सा प्रोजेक्ट हमारा प्रेजेंटली चल रहा है। जैसे इरीगेशन प्रोजेक्ट और बुंदेलखंड में क्या चल रहा है, बेतवा कैनल, दसन कैनल, केन कैनल, ठीक है ना। और क्या क्या है, इंडस्ट्रियल दिया द अदर कैनल, वेस्टर्न कैनल सिस्टम गंडक की बात है, शारदा की बात है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। जो ये मध्य गंगा की बात है, ईस्टर्न गंगा की बात है, गंगा कैनल निकला हुआ है। तो सॉल्व द प्रॉब्लम्स डॉट, जहाँ भी कहीं कहीं सूखा पड़ रहा है, ठीक है ना, उन सूखा को हम लोग कहाँ से कंट्रोल करेंगे। बुंदेलखंड वाले सेक्शन में 1985 में बनाया गया था परिचालन। दसन कैनल सिस्टम की बात करा है उसने, लेहोड़ा, पहाड़ी डैम, ठीक है ना। इन सारे डैम का हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। और ये आगे जब भी एग्जाम है उस एग्जाम में हम लोग यूज करेंगे। क्लियर। राप्ती, गंडक, दो क्षेत्र का ज़्यादा जिक्र है इसमें। और इन सारी चीज़ को आप कोशिश कीजिए कि मैप पे, ठीक है ना, मैप पे शो का ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है। ये शारदा कैनल से किस को फायदा हुआ, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, फैजाबाद, अमेरिकन, प्रतापगढ़, प्रयागराज, XYZ, जितना भी नाम दिया हुआ है, ठीक है। घाघरा नदी से किसको फायदा है, ठीक है। क्लियर। अब रिसेंटली द यूपी गवर्नमेंट हैज
लॉन्च सेवरल मोर इरीगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसमें कुछ भी नया नया है, उसमें सरकार भी क्या करेंटली कहाँ काम कर रही है, ठीक है ना, उस चीज़ को भी यदि आप ऐड ऑन कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मेंशन वेरियस फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। गौर करें फिर ये भी चला जाए किस में, 5th 6 में यूपी स्पेशल वाले में चला जाएगा ये, ठीक है। अभी पेपर फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे पेपर 5th 6 में आएंगे। फिर भी देख लेते हैं हम लोग, फेस्टिवल्स है, ठीक क्वेश्चन आना ही आना है, आप लिख के रख लो, इस बार भी क्वेश्चन फेस्टिवल पे आएगा ही 2023 में भी, ठीक है। फेस्टिवल क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर। अब इसमें हम लोग क्या करना है, सीधे हम लोग फेस्टिवल पाते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं यूपी में, ठीक है। दिवाली, मकर संक्रांति, रामनवमी, बुद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, मुहर्रम, जन्माष्टमी, ईद उल अजहा, दशहरा, दुर्गा पूजा, रामलीला, मतलब सारा धर्म का मिला के लिखना है, ठीक है ना। क्लियर। चलिए मकर संक्रांति को मनाते हैं, उसी को थोड़ा सा स्टेटमेंट बना कर डाल दीजिए आप। क्लियर है। रामनवमी को, बुद्ध पूर्णिमा को थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए उसमें, कहाँ कौन सी जगह फेमस है। जैसे प्रयाग की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो कुंभ की बात जरूर करेंगे, ठीक है। कुंभ मेला लगता है महाकुंभ, तो उसकी हम लोग बात करें। लॉर्ड कृष्ण की बात करेंगे तो मथुरा की बात कर देंगे हम लोग, मथुरा वृंदावन की बात कर देंगे। दशहरा, रामलीला, ठीक है ना, मोस्टली यूपी में हर जगह होता है, ठीक है ना। कार्तिक पूर्णिमा को हम देख लेंगे नवंबर वाले सेक्शन में, थोड़ा सा मुस्लिम वाले को देख लेंगे, मुहर्रम वगैरह को। क्लियर। इन सारी चीज़ को देखते हुए ये सारा का सारा हम यूपी स्पेशल वाले में इसको एक लिस्ट बना लेंगे, वो काफ़ी काम आएगा आपके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गुप्ता पीरियड की। ये क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से क्या कह रहा है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट से आया हुआ। वह गुप्ता पीरियड कंसिडर द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का इसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता था, तो मेन फोकस हमारा किस पे है, गोल्डन एज पे, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। क्लियर। बिकॉज उस समय का आर्ट, कल्चर, लिटरेचर सारे के सारे अपने चरम सीमा पे था। क्लियर है। और साइंस फिलोसफी वगैरह भी उसको हेल्प कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा मतलब जितने भी इसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, इसमें जितने भी पॉजिटिव चीज़ें हैं इसको उस समय की गुप्ता पीरियड की, उसको मेंशन करना है। लास्ट में थोड़ा सा नेगेटिव को मेंशन करते हुए फिर उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे इसको। क्लियर। चलिए देखते हैं, इसने पॉइंट वाइज बना दिया है क्या क्या है इसमें। पहला पॉइंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द न्यूमेरिकल सिस्टम्स इन्वॉल्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो कब हुआ था, गुप्ता पीरियड में हुआ था, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। फिलॉसफी को इस तरह से उसने एनहेंस किया, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, रिलीजन, मैथमेटिक्स, इन सब के फील्ड में, ठीक है। दूसरा उसने दिया गुप्ता पीरियड विटनेस पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया लॉन्ग पीरियड ऑफ 500 डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन के बाद सबसे ज़्यादा गुप्ता पीरियड ने ही मतलब यूनिफिकेशन, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन करा था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, समुद्रगुप्त, ठीक है ना, नेपोलियन बोला जाता है, इंडिया का नेपोलियन इसको बोला जाता है, ठीक है। स्कंदगुप्त खून का जब अटैक हुआ था तो उससे इसने बचाया था, ठीक है ना। गुप्ता रूलर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। टेम्पल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा, केव टेम्पल्स वगैरह इसी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हुआ था, ठीक है ना। सारनाथ, मथुरा, इन सब में बुद्धा के इमेज को काफ़ी ज़्यादा फेमस करने में इनका टाइम होता है। कालिदास इन्हीं के टाइम के हैं, ठीक है। कालिदास ने बहुत सारे लिटरेचर लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है ना। और क्या क्या है इनका, एक मालविकाग्निमित्रम भी है जिस यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रखा है। मेहरौली वाला देखिए आप, दिल्ली मेहरौली में जो है आयरन पिलर, किसके टाइम का है, गुप्ता के टाइम का ही है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनका गोल्डन एज था। हालांकि थोड़ी निगेटिविटी भी है, निगेटिव वाले पॉइंट में डाल सकते हैं, जैसे कि महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी वुमेंस का, ठीक है ना। और जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है ना, वल्नरेबल सेक्शंस की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, उसको डालते हैं। लेकिन मतलब छोटी मोटी इन सबको नेगलेक्ट करते हुए, इन सारी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो फाइनली उसको हम लोग गोल्डन एज बोला जा सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। थ्रो लाइट ऑन द रिवोल्यूशनरी फिलॉसफी प्रोमोटेड बाय द भगत सिंह। अब इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं, कहाँ से टॉपिक है, टॉपिक वही सेकेंड एंड थर्ड हिस्ट्री वाले में, जीएस पेपर 1 का टॉपिक सेकेंड एंड थर्ड वाले में, जहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कंट्रीब्यूटर एंड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। आप यहाँ से जो लीजिए या फिर इन
आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सम स्पेशल पर्सनैलिटी से जोड़ लीजिए। तो भगत सिंह से क्वेश्चन है, भगत सिंह का कौन सा रिवोल्यूशनरी फिलॉसफी क्या है उनका, ठीक है ना, मेनली फोकस हमारे उसके ऊपर है। तो हम लोग बात करते हैं ऑन द कन्वर्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड सोशल थॉट। ये पॉलिटिक्स और सोशल थॉट को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करने के बाद इन्होंने ये देखा कि द मोस्ट इलस्ट्रियस एंड ग्लोरियस रिवोल्यूशनरी आर्टर्स के रूप में देखा जाता है किनको, भगत सिंह को। भगत सिंह क्या क्या कर रहे हैं, रिवोल्यूशनरी भगत सिंह वाज डीपली कमिटेड टू सोशलिज्म, सोशलिज्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा समर्पित हैं। कौन, भगत सिंह। इनका थॉट जो है इट वॉज देयरफॉर नेचुरल एंड ही ग्रेटली एडमायर्ड टू द टू यूथ आइकॉन्स ऑफ हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, दोनों ने इनकी प्रशंसा करी थी। आफ्टर रीडिंग द वर्च्यू एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ ग्रेट लीडर्स, भगत सिंह ने फील द यूथ ऑफ पंजाब टू पॉन्डर ओवर दीज रिवोल्यूशनरी थॉट्स एंड मेक अप देयर माइंड टू बिकम द ब्लाइंड फ्लोर्स। उन्होंने ये बोला था कि आप किसी का अंधभक्त मत बनिए आप, ठीक है ना, अपना दिमाग लगा के चलिए। उसके बाद यूथ को किस तरह से समझने में कोशिश की है, क्रश योर इंडिविजुअलिटी फर्स्ट, सेक ऑफ द ड्रीम्स ऑफ द पर्सनल कंफर्ट, ठीक है, नो डिफिकल्टी कैन, नो हार्डशिप शैल डिस्करेज यू, नो फेल्यूर एंड बिट्रेयल शैल डिसहार्टन यू, तो द ऑर्डर ऑफ द सफरिंग एंड सेक्रीफाइस, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और आपकी जीत एक दिन पक्की है। भगत सिंह इस तरह से मैसेज दिए हैं, प्रेस की भी आज़ादी पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा था, ठीक है ना। और इनके बारे में है जब वो वहाँ पे जाके बम फेंकते हैं, ठीक है ना, तो वो भागते नहीं, बताते हैं लोगों को, ठीक है ना, कि मैं बम क्यों फेंका हूँ, ठीक है ना। इनका मनसा भागने का नहीं, और फाइनली इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, हम लोग इसमें जैसे भगत सिंह ने खुद लिखा है वाई आई एम एन एथिस्ट, ठीक है, मैं नास्तिकवादी क्यों हूँ। द मोस्ट आर्टिकल भगत सिंह जब जेल में थे तो उन्होंने इस चीज़ को लिखा था, आई आस्क वाई योर omnipotent God does not stop every person when he is becoming any sin or offense is shown, ठीक है ना। इन सब का इनकलाब काफ़ी ज़्यादा इनका फेमस, ठीक है ना। और इन सारी चीज़ को हम लोग कंबाइन करते हुए एक दूसरे से कनेक्ट करके उस चीज़ को हम लोग लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और फाइनल इसको हम क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन क्या किया है, भगत सिंह से भी और डज नॉट मीन may transfer of the political powers from one set of rulers to another set of rulers. Instead, a true revolution is about the radical. किसकी बात कर रहा है, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेटिव पैराडिग्मेटिक शिफ्ट इन द पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द एक्सप्लॉइटर। मतलब जिसने भी इनका शोषण किया और वहाँ से लेकर किसी क्लास में दो, रिवोल्यूशनरी क्लास के क्लास में दो, अपने अपने का प्रोग्रेस हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये भगत सिंह के बारे में हो गई। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिया वाज डिजिग्नेटेड एज विश्वगुरु। अभी हर जगह विश्वगुरु चल रहा है, तो हमने इसको एंशिएंट से लिंक करके देखिए कहाँ से है। टॉपिक फर्स्ट, सिलेबस से हमेशा इंटरकनेक्ट कीजिए। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, टॉपिक फर्स्ट से, ठीक है ना। जीएस का टॉपिक फर्स्ट एग्रीकल्चर वाले वहाँ से, क्योंकि एंशिएंट इंडिया की बात किया, ठीक है। हम बताते हैं विश्वगुरु कैसे थे, ठीक है। ये बताइए कि आजकल इंडिया को विश्वगुरु के रूप में देखा जा रहा है, कैसे, नॉलेज ऑफ हार्वर्ड इनोवेशन के रूप में, ठीक है। इसके लिए कुछ सेवरल पॉइंट्स हैं। क्या क्या सेवरल पॉइंट हो सकते हैं हमारे पास। पहला पॉइंट है इंडिया हैज टू इट्स रिच कल्चर हेरिटेज, हमारे पास, और लेगेसी फॉर ह्यूमैनिटी है, ठीक है। तो हमारे पास ढेर सारे लिटरेचर लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसका आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। क्लियर है, चाहे वो आर्यभट्ट हो या फिर योगसूत्र पतंजलि का। द मैसेज ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूट इंटायर वेल एज फैमिली। जब हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को बात करते हैं, इसको आप G20 से भी जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। G20 में बोला है ना वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा लोगो वगैरह का बना हुआ है, आप उसको यहाँ से जोड़ सकते हैं। क्लियर है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। अब इन सारी चीज़ों को हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वगैरह को गार्गी को भी उस टाइम में हमने जगह दिया था, ठीक है ना, एंशिएंट में। चलिए उसके बाद इसी में उसी क्वेश्चन के आंसर के रूप में थोड़ा सा और उपनिषद की भी चर्चा किया है, ठीक है ना। उपनिषद का चर्चा कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे थिंकर थे, रिसर्चर थे, टीचर्स थे, ठीक है ना, जिन्होंने वर्ल्ड को काफ़ी गाइड किया है। इलस्ट्रियस हिस्ट्री रहा, इनोवेशंस का, जीरो की खोज हमने की, डेसिमल सिस्टम की खोज हमने करी, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, ठीक है ना। हम अपने आप में फिजिकल डाइवर्स हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वगैरह डाल सकते हैं। वर्शिप को डालिए, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, मतलब जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आप एंशिएंट सबको डाल के आप लिखिए कि हम एक विश्वगुरु बनने के लिए उतावले हैं।
ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक लाइन में आप निगेटिव पॉइंट ऑफ डाल सकते हैं, ठीक है, कि जो प्रेजेंट कंडीशन है, पॉवर्टी है, और जो भी एजुकेशन में जो बैकवर्डनेस है, इन सारी चीज़ों की ये हमारा कहीं ना कहीं ड्रॉबैक कर रहा है। जो पुअर स्टेट्स हैं वो हमारे थोड़ा सा टांग खिंचाई कर रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उसके बाद हम विश्व ग्रुप बने, ठीक है, चाहे कल तो नहीं। और फाइनली जो कंक्लूजन देना है, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट में होना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव अप्रोच पे होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करता है, थ्रो लाइट ऑन द फैक्टर्स ऑफ द कंटिन्यूटी एंड चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में क्या, इसमें दो चीज़ दिया है, फैक्टर्स की बात की, किसका, चेंजिंग का और कंटिन्यूटी का। तो हमें दोनों चीज़ दिखा देना है फाइनली, ठीक है। ये लाइन स्टार्ट कर देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कंटिन्यूटी एंड चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी, और हम लोग सीधे आ जाएंगे फैक्टर्स एंड कंटिन्यूटी चेंज, क्या इनका कंटिन्यूटी चेंज इनके क्या हो रहा है, ठीक है ना। डेमोग्राफिक फैक्टर है, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आइडियोलॉजिकल फैक्टर है, एजुकेशनल फैक्टर है, वॉलंटरी फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर है, लेजिस्लेचर है, ज्योग्राफी है, ठीक है ना। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हमारा एक फैक्टर है, सोशल मीडिया भी है। आज का एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ का इशू है, ये सारा क्या है, हमारा फैक्टर है। अब कैसे, अब देखिए सोशल अवेयरनेस कैसे बढ़ा है, कास्टिंग कैसे कमज़ोर हुई है, ग्लोबलाइजेशन को कैसे फोकस किया गया है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात किया है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, मतलब वो फ्रेटर्निटी वगैरह, ठीक है ना, वो सब डाल देंगे इसमें, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी टू ऑल की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। आइडेंटिटी, स्टेटस, कमिटमेंट, डिजायर, ठीक है। इंडिविजुअलिटी पे हमारा ज़्यादा फोकस हो गया है, ब्राह्मणिज्म ट्रेडिशन कमज़ोर हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी भी चल रहे हैं, जैसे कि हम लोग मैरिज वाले पर्पस वाले की बात करें तो शादी ब्याह है, शादी ब्याह में क्या करते हैं हम लोग, आज भी ट्रेडिशनल चीज़ को हम लोग अपना रहे हैं, पूजा पाठ आज भी करें ट्रेडिशनल तरीके से, क्लियर है। और विलेज पीपल को, जो विलेज की भी मेंटलिटी है उसको भी हम लोग समझ रहे हैं, उस चीज़ को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हमारी कंटिन्यूटी वाले सेक्शन में चलाएगा, क्लियर है। जैसे कास्ट पंचायत, ठीक है, कास्ट पंचायत वगैरह भी चल रहे हैं, लेकिन इसका हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट में देखें। जैसे कि खाप पंचायत चलता है, खाप पंचायत गवर्नमेंट ने क्या किया था, खाप पंचायत का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। खाप पंचायत गवर्नमेंट क्या करता है, इसको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले स्कीम में, इसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, इस स्कीम के लिए उसने उसको यूज़ किया था गवर्नमेंट ने। इन सारी चीज़ों को आप एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं। फाइनल कंक्लूड क्या किया है, हेंस इट कैन बी सेड दैट द फोर्सेस ऑफ द चेंज व्हिच कैन एनकाउंटर्स टुडे हैव नॉट ओनली द फंक्शनल एस्पेक्ट्स कंटिन्यूटी बट दे आल्सो हैव द डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। थोड़े बहुत डिसफंक्शनल एस्पेक्ट भी है, लेकिन उसको यदि हम इग्नोर कर दें तो फाइनली हमारे लिए पॉजिटिव सेंस में देखा जाता है, क्लियर। और सारे फैक्टर्स को इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड डिस्कस देयर ऑब्जेक्टिव। टॉपिक को हमेशा आप लिंक कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, टॉपिक क्या कीजिए, लिंक कीजिए। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका टॉपिक नंबर 8 से, टॉपिक नंबर 8 जीएस पेपर फर्स्ट में, टॉपिक नंबर 8 में स्पष्ट लिखा हुआ है द मीनिंग ऑफ द एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सर स्ट्रक्चर पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट है, डिफरेंट ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, स्पष्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर दीजिए, ग्लोबलाइजेशन आर द टू फैक्टर्स, टू इम्पोर्टेंट फिनोमेना इन द करंट वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस। ग्लोबलाइजेशन क्या है बताइए, ग्लोबलाइजेशन वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, हमारा प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इंटीग्रेशन, कुछ का इन सबका डेफिनेशन आप एकदम रख के जाइए, एग्जाम सीधे पुटअप कीजिए उसको, ठीक है। टू द पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, सब में क्या है ना वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को ला रहा है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ द फंड्स फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है, क्लियर। मैनेजमेंट, कंट्रोल, ऑनरशिप वगैरह वगैरह इन सारी चीज़ों को, और गवर्नमेंट में इसमें काफ़ी ज़्यादा ये आप देखते हैं रेलवे के अंदर, ठीक है, आप रेलवे का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है, आप PSU का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। आप एग्रीकल्चर सोसाइटी में क्या किया, बहुत सारे सेलोज बोलते हैं ना, अनाज भंडार घर का जो उसको जो प्राइवेट के हाथों में देने की कोशिश किया है। अब हम ऑब्जेक्टिव्स के देखें, ये क्यों कर रही है सरकार, इनके पीछे का इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। प्राइवेटाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड बढ़िया से हो, कैपिटल क्रॉस बॉर्डर हो, ओपननेस हो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो, फिर हमारा 5 ट्रिलियन का 5 ट्रिलियन की जो प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, ठीक है, उसमें हमारा ये
मतलब पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव प्राइवेटाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्लियर है ना। प्राइवेटाइजेशन कैन ऑल्सो यूज्ड इन द रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ द डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन करना होगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफन सर्व टू कंट्रोल द मैनेजमेंट द बिजनेस ऑपरेट्स टू अ सर्टेन डिग्री। एक सर्टेन एस्पेक्ट पर हेल्प कीजिए, एग्जाम्पल के लिए लेबर रेगुलेशन, ठीक है ना। इतना ज़्यादा टाइट हो जाएगा फिर काम नहीं कर पाता है आदमी, ठीक है ना। तो इस समय थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। इन जनरल प्राइवेटाइजेशन इज़ गुड थिंग, प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, ठीक है। आप गवर्नमेंट की तुलना में जाकर देखते हैं ना, प्राइवेट हॉस्पिटल लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्राइवेट एजुकेशन में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट अच्छी है और क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोवाइड की है। हालांकि गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर में ऐसा हो, बट नहीं हो। आप डाल सकते हैं कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन इज बैड इन द सेंस दैट इनकरेज कोर कंट्री टू एक्सप्लोर द रिसोर्स इन द। हाँ, थोड़ा सा अपने निगेटिव वाला सेंस भी कर सकते हैं, जैसे सोसाइटी को उसने किस तरह से, हमारे ट्रेडिशन तो किस तरह से उन्होंने इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। टू मेक बैलेंस, फाइनल कंक्लूजन ये देंगे कि हमको बैलेंस बना के रखना चाहिए, ठीक है, कि हमारा दोनों काम होता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बस 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, बस थोड़ी देर की बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, कास्ट अलायंस एमिनेट फ्रॉम सेकुलर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड डू नॉट स्प्रिंग फ्रॉम द प्रीमोरल आइडेंटिटीज, ठीक है। आप इसमें की पॉइंट देखें, कास्ट अलायंस को जरूर देखें, सेकुलर को जरूर आप, पॉलिटिकल फैक्टर्स को आप जरूर करें, ठीक है ना। कहाँ से, फ्रॉम प्रीमोरल आइडेंटिटीज, ठीक है ना। प्रीमोरल आइडेंटिटी से किस तरह से इंडिया की हम लोग बात करते हैं। कास्ट अलायंस टॉपिक किस चीज़ का है, सोसाइटी का है। सोसाइटी में कहाँ से है, आप एक टॉपिक दिया हुआ है कम्युनलिज्म, ठीक है ना। तो कम्युनलिज्म से इस चीज़ को आप जोड़ देंगे तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर आराम से हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था हमारे पास, पूरा रिलीजियस, लैंग्वेज, आर्ट, ट्रेडिशनल कल्चर्स के आधार पर हमारे साथ सोसाइटीज बटा हुआ था। किस तरह से उसको हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी करी है, ठीक है ना। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, रिजर्वेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन किस तरह उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश किया है। इसमें मंडल कमीशन को भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। मंडल कमीशन को लागू कैसे किया गया था, ठीक है ना। कास्ट सिस्टम पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, रिचुअल पे, सोशल पे, इकोनॉमिक ग्रेजुएशन पे, क्लियर है। और कास्ट मोबिलाइजेशन भी चालू है और पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज दिखाया गया है, ठीक है ना। जाट महोत्सव है, गुज्जर महोत्सव, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब हमारे न्यूज में आते रहते हैं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को इलेक्शन के लिए कैसे उसको यूज़ किया जाता है, इन सारी चीज़ को देखते हुए फाइनली हम ये देंगे कास्ट की हायरार्की जो है पहले के हिसाब से कमज़ोर हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, ठीक है। देयरफॉर इट कैन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन पॉलिटिक्स एंड पॉसिबली लीडिंग टू ए ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी। इसको थोड़ा सा और पॉजिटिव बनाने की जरूरत है, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट में इसको थोड़ा सा पॉजिटिव डाल के उसको फाइनली कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग कास्ट सिस्टम पे, और इस आप कोशिश कीजिए ICT को जोड़ दीजिए, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप इसको थोड़ा सा कोविड-19 से जोड़ दीजिए, ठीक है ना। कोविड-19 से थोड़ा सा जोड़ दीजिए कि कोविड में किस तरह से ये थोड़ा सा और बढ़ गया, चूँकि डिस्टेंस मेंटेन रखने की बात कर रहा है, हम लोगों ने कास्ट को भी काफ़ी ज़्यादा रोस्ट करा था, ठीक है ना। जितना नया डायमेंशन खोलेंगे उतना बढ़िया होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड वेदर एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन। अस्पष्ट टोटल ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये कहाँ से है, आप ध्यान देंगे टॉपिक नंबर 11, क्लियर है। टॉपिक नंबर 11 जाकर देखिए, द सैलेंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें एक टर्म दिया हुआ है साइक्लोन, और साइक्लोन से सीधा क्वेश्चन है, प्योर ज्योग्राफिकल कोर पार्ट का क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है, आप लोग पर ही रखे होंगे, ठीक है ना। उस चीज़ को आप थोड़ा सा इसको इंट्रो में डाल दीजिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर ओशियंस, ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव, ठीक है, ओवर द कोस्टल एरिया बिंग ओवर द लार्ज कप। चाहे तो आप ट्रॉपिकल का थोड़ा सा आप ये भी बता दें कितने से कितने डिग्री के बीच का है, ठीक है ना। मतलब आप ये बता सकते हैं 37 डिग्री से मतलब नॉर्थ से लेके और 30 डिग्री इस बीच का, नॉर्मली 0 डिग्री के आसपास का, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन 37 डिग्री पे आसपास भी होता है, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लार्जर सी सरफेस टेम्परेचर हायर देन 27, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा ना स्पष्ट। ओरिजिन क्या क्या होनी चाहिए, तो सरफेस
लेयर की टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स का करना कंपलसरी है। स्मॉल वेरिएशंस का वर्टिकल विंड स्पीड की बात करें हैं, ठीक है ना। लो प्रेशर एरिया होनी चाहिए, अपर डाइवर्जेंस एबव द सी लेवल से होनी चाहिए। ये सारी कंडीशंस हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। थोड़ा सा यदि आप चाहें तो आप फिगर को बना सकते हैं, ठीक है ना। आप इस फिगर को बना सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से सबसे बढ़िया चीज़, ठीक है ना। कैसे ट्रॉपिकल का आई है, ये आई वाल है, ये आउटफ्लो जा रहा है, ठीक है ना। सब्सिडिंग वार्म एयर नीचे किस तरह से आ रहा है, ट्रोपोज पे क्या हो रहा है, अंडरस्ट्रीट विंडोज़ क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये फिगर बना दें, क्लैरिटी आ जाती है। और यहाँ से आपका एडोन मिल जाएगा, ठीक है ना। एडोन आपका 1 से 2 नंबर यदि 1 नंबर में कीजिएगा तो बाकी से काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा है। क्लियर। रिएक्शन ऑफ द स्टॉर्म किस तरह से होगा। मेजर ट्रॉपिकल साइक्लोन से द स्टॉर्म सर्कुलेटिंग विंड अराउंड द सेंटर कॉल्ड द आई किस को कहते हैं, ठीक है ना। कॉल्ड एंड एयर अराउंड द आई इज द वॉल, आई वॉल की भी बात कर दिया था। स्पीड कितनी है 250 किलोमीटर पर आवर, इससे बहुत ज़्यादा हमारा डिस्ट्रक्शन क्यों देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है। ऑन द रीचिंग ऑन द लैंड क्या हो जाता है, ठीक है। 20 डिग्री नॉर्थ द साइक्लोन्स विच क्रॉस 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जनरली रिकर्व एंड दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव, है ना, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ आप एग्जाम्पल डाल दीजिए, ठीक है ना। और रिसेंट आप न्यू जो पेपर में आपको करंट अफेयर्स देखते हैं उस करंट अफेयर्स से आप इसमें डालिए किसी क्या क्या क्षति हुई थी। आप थोड़ा सा इंडिया और एशिया वाले स्पेसिफिक क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स इन इंडिया। आप इस टॉपिक को मिलाइए, कहाँ से मिलेंगे, ये आपका टॉपिक नंबर 15 में दिया हुआ है। जीएस पेपर 1 सिलेबस 15 में टॉपिक क्या है, टॉपिक स्पष्ट है, पॉपुलेशन सेटलमेंट्स, क्लियर, टाइप्स एंड पैटर्न्स। तो वहीं से क्वेश्चन स्पष्ट लिखा गया है सेटलमेंट पैटर्न इंडिया। कौन सा, तो रूरल स्पेस कर दिया, रूरल वाले फोकस पर देख लेंगे क्या क्या फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हम चार्ट बना के इस चीज़ को हम यहाँ बता रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट, क्या क्या फैक्टर्स है। कल्चर इतनी फैक्टर्स है, हिस्टोरिकल फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर्स है, जोग्राफिकल फैक्टर मतलब फिजिकल फैक्टर, वाटर सप्लाई, लैंड, अपने इसके हिसाब से ही हम लोग अपना पॉपुलेशन जो है सो ये करते हैं कि कहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। तो फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या है, रिलीफ, एल्टीट्यूड, सॉइल कैपेसिटी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सारी चीज़ें आपका फिजिकल वाले में आ जाएगा, ठीक है। जैसे प्लेन विलेज होगा, कोस्टल विलेज होगा, पहाड़ पे लोग रहते हैं, इतनी फैक्टर्स, कास्ट कम्युनिटी से प्रमोट करेंगे, ठीक है। लग्जमबर्ग विलेज, फिशरमैन्स विलेज की बात करेंगे, ठीक है ना। कोस्टल एरिया में कैसे हमारा वो कैसे लोग वहाँ पे लाइफ कितने होते हैं। हाउएवर प्लांट साइट्स ऑफ द पैटर्न्स आर नॉट एक्सप्लेनेशन बाय द विलेजर्स देमसेल्व्स बट द प्लांट रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है ना। और आप चाहें तो पैटर्न ऐसे पूछा नहीं है, मतलब टाइप्स इसने पूछा नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज पैटर्न वाले में थोड़ा सा इसमें और भी डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा गांव इस टाइप बसा होता है, ठीक है ना। कुछ गांव वाई शेप में ऐसे बसे होते हैं, कुछ गांव सर्कुलर वे में होते हैं, जैसे मान लो बीच में कोई तालाब है, ठीक है, इसके चारों ओर गाँव बसे होते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के। तो चाहो उसको डाल सकते हो, उसको आप जोड़ दो कि एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, फिशिंग से किस तरह से तालाब में होते हैं। और यदि इकोनॉमिक्स जोड़ते हैं जो प्राइमरी सेक्टर से इसको हम जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी क्या स्कीम जोड़ दो, ठीक है ना, गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम चल रही है इसके लिए, ठीक है, कि गाँव का विकास हो, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अर्थक्वेक बेल्ट्स इन इंडिया, प्योर ज्योग्राफी का कोर सेक्शन, ये भी टॉपिक नंबर 11 का है। किसका है, टॉपिक 11 का है, ठीक है ना, जिसमें दिया हुआ है सेलेंट फीचर्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें पहला टॉपिक है अर्थक्वेक, ठीक है ना। अर्थक्वेक बेल्ट क्या है, तो अर्थक्वेक बेल्ट को हम लोग ज्योग्राफी का प्योर सेक्शन टॉपिक आप पढ़े ही होंगे, ठीक है ना, उसी को आपसे लिखना है इस पर, ठीक है। द सिस्मिक बेल्ट ऑफ नोन एज द अर्थक्वेक बेल्ट, ठीक है। और इसको हम एग्जाम्पल के हिसाब से और मैपिंग इसमें डालें तो ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि सिस्मिक जोन इंडिया हम मैपिंग बना के डाल दिया, सबसे बढ़िया, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। किस तरह से इसने दिखा दिया है जोन सेकेंड में कौन कौन लगता है, ठीक है, इसने दिखाया है। जोन थर्ड में कौन से आते हैं, जोन फोर्थ में कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा जोन फोर्थ में आता है, क्लियर है। और जोन 5 में ये पहाड़ी वाले एरिया जोन 5 वाले में आते हैं। और ये मैप से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा एग्जामिनर, नंबर आपको अपने को देगा, क्लियर है। और ये सबको पता है कि जोन 5 जो है सबसे ज़्यादा
डेंजरस होगा, ठीक है। ऑर्जन 2 जो है काफ़ी कम होगा, ठीक है। ऑर्जन 5 वाले में कुछ एग्जाम्पल जो आपने डाल दिया उसी को आप बस इसमें डाल दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है ना, नाम डाल दीजिए इसमें। चलिए ये आपका हो गया अर्थक्वेक बेल्ट वाला, क्लियर। और इसमें कुछ रिसेंट आपके पास एग्जांपल हैं, कहीं कोई अर्थक्वेक आया है तो आप उसको डाल सकते हैं, क्लियर। बस वैसी ज़रूरत है नहीं है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और रिस्क जोन का तो आपने जिक्र कर ही ये है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। और विद इन 1 आवर, लगभग 1 घंटे में हमने सारा कंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, हालांकि क्वेश्चन चला गया है पेपर यूपी स्पेशल के लिए, ठीक है, पेपर 56 में चला जाएगा, फिर भी हम देख लेते हैं वहाँ भी पढ़ना है। क्या है इसमें, पूर्वांचल रीजन के बारे में क्वेश्चन है, और इस बार भी आएगा, आप लिख के रखिए। प्रेजेंटिंग द डिटेल्स ऑफ द पॉपुलर फोक सॉन्ग इन द पूर्वांचल रीजन। पूर्वांचल रीजन में क्या क्या फोक सॉन्ग है, ठीक है ना, जो लोकल सॉन्ग है, ठीक है ना, भोजपुरिया गाना, तो क्या है उसका सैलेंट फीचर्स क्या है, इन सारी चीज़ को हमें बताना है। पूर्वांचल रीजन जोग्राफी थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसमें, स्पष्ट है, इसमें पॉइंट आप नोट कीजिए, क्या करना है, पूर्वांचल रीजन, तो पूर्वांचल रीजन बता दीजिए, और फोक सॉन्ग, कुछ फोक सॉन्ग के नाम बता दीजिए, सैलेंट फीचर्स में कुछ फीचर बता दीजिए, काम खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए, पूर्वांचल रीजन जोग्राफिकल रीजन होता है नॉर्थ सेंट्रल, कहाँ लोकेशन है, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में, क्लियर है, ईस्टर्न यूपी पे है, ठीक है। और थोड़ा सा पोर्शन इसका बिहार से भी होगा। पूर्वांचल रीजन एंजॉय रिच हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्टोरिकल प्लेसेस के रूप में इसकी बात हुई है, क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ें तो इसको हम ज़्यादा अच्छा होगा, फोक सॉन्ग और पूर्वांचल को हम दिखाएं कहाँ पे, थोड़ा सा चार्ट बना लें, थोड़ा सा चार्ट बना के देखिए। फोक सॉन्ग और पूर्वांचल रीजन क्या क्या है, कजरी है, बंजारा है, फाग है, बिरहा है, सोहर है। अब थोड़ा सा इसी को लिख दीजिए कि कजरी क्या होता है, ठीक है ना, कजरी क्या होता है, मिर्ज़ापुर के रीजन में जो गाना गाते हैं वो क्या होता है, कजरी कहलाता है। मिर्ज़ापुर वाले सेक्शन में परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है ना, मॉनसून इवनिंग में, ठीक है, धुनिया कजरी, ठीक है, ये सारी चीज़ को हम लोग दिखा देना है। और फाग है तो होली के टाइम में जो गाया जाता है, ठीक है ना, फगवा नहीं बोलते हैं, वो फगवा बोला, और फाग है होली फेस्टिवल पर गाया जाता है, कहाँ, आजमगढ़ वाले सेक्शन, बलिया वाले सेक्शन में। बिरहा है, ये नॉर्मली क्या होता है, जिसका हस्बैंड बाहर है ना, तो उसके लिए बिरहा, बिरहा किया गया लगे रही तन में चलिए कोई नहीं, वो भोजपुरी फोक सॉन्ग है, ठीक है, जो अहिर कम्युनिटी के हैं वो नॉर्मली बिरहा पे। उसके बाद सोहर है, सोहर गीत गाया जाता है, कोई बच्चा जब जन्म लेता है तब पे, खास करके रामनवमी कृष्ण अष्टमी पर भी इसको गाते हैं लोग, ठीक है ना, शुभ मौके पे। देयरफॉर फोक सॉन्ग लाइक सोहर, फाग वुड बी एबल टू बी पार्ट ऑफ द कंट्री साइड कल्चर ट्रेडिशन। तो इस तरह से आपका पेपर 1 जीएस पेपर 1 कंप्लीट होता है। जीएस फर्स्ट पेपर का एनालिसिस और कंप्लीट हुआ जो 2022 में आया था। अब इसी पे आप ड्रॉ कर सकते हैं 2023 में क्वेश्चंस क्या आएंगे। स्पष्ट है कि कल्चर का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, और इस बार हम लोग गुप्ता पीरियड वाले कल्चर पर ध्यान देंगे। और इंटरनेशनल मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले में, उस सेक्शन में आप गांधी जी को तैयार कर लें, ठीक है, फिर गांधी जी पे क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा है। और अम्बेडकर पे, वो इसलिए चूँकि अभी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बात कुछ दिन पहले किसी के रिप्रेजेंटेटिव ने लिखा था कि अब हमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत हो सकता है, अम्बेडकर के क्वेश्चन बन जाए, गांधी जी भी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। इन सारी चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है आपका हिस्ट्री वाले सेक्शन में। वर्ल्ड हिस्ट्री की हम जब बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री में इस बार क्वेश्चन तो नहीं आया था, बट वर्ल्ड हिस्ट्री में इस बार आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन पे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, ठीक है ना। फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789, इस पर क्वेश्चन 100% बनेगा, आप लिखते रहिए, ठीक है ना। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ करके आप मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में। उसके बाद सोसाइटी का तो वही सारा है, पॉपुलेशन वाला टॉपिक है, मूवमेंट्स पे क्वेश्चन बने हैं, पॉवर्टी पे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन आपको बनेंगे। ज्योग्राफी में जो आप कुल मिला के कि टॉपिक सिलेबस को ना छोड़ें, ठीक है ना, सिलेबस को आप सेंटर में रखें, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत दिन से पूछा ना गया है, वो टॉपिक नंबर 10 में दिया हुआ है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इस चीज़ को पढ़ने, इस बार ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा बन रही है, ठीक है ना, क्योंकि सरकार का ज़्यादा फोकस इंडस्ट्री वगैरह पे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर है। कुल मिला के यही है कि जो हमारे 15 टॉपिक दिए हुए हैं, वो सारे के सारे 15 टॉपिक को कवर करके ही आप एग्जाम में जाएँ और अच्छा करें। होप सो यू गेट 100+ मार्क्स।
ठीक है। आपका ट्रिपल डिजिट में नंबर यदि सभी सब्जेक्ट में आ जाता है और आ रहा है हमारी तरफ से तो बेस्ट विशेज है, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप रोज़ाना अब हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना कुछ क्वेश्चन स्पेशल करके उसको हम प्रैक्टिस करवा दें, फॉर्मेटिंग कर दें, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।